Hi everyone, this is Deepika Sharma. Welcome to my YouTube channel. This is Quick Revision Series for Class 11th और आज का टॉपिक है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स बेसिकली हमें देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स डोमेन। अब डोमेन और रेंज का कंसेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी मैंने ग्राफिकली आपको बताया था कि डोमेन को हम लेते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस और रेंज को लेते हैं हम अलॉन्ग वाई एक्सिस। अगर उसी कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो अगर एक्स डोमेन है, एक्स की वैल्यूज हमारी डोमेन की वैल्यूज है जो हमारी इनपुट की वैल्यूज है, और वाई जो है वो हमें रेंज की वैल्यूज देता है, तो हम वाई को लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स होता क्या है? हमारा फंक्शन। एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पे हमारी क्या आउटपुट आती है? एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पे हमारी जो भी आउटपुट आती है उसी को तो हम रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स में हम ये देखते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो एक्स की अलग अलग वैल्यूज पुट करने पे कैसे चेंज होता है और कितना चेंज होता है। डेरिवेटिव्स बेसिकली हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन बताती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स डोमेन। तो उसी हिसाब से जैसे कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है कि जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन लेते हैं तो वो हमें क्या देती है? वेलोसिटी। विद रिस्पेक्ट टू हम टाइम लेते हैं, तो थोड़ा सा रिलेट करने की बात है क्योंकि फिजिक्स में भी आप डेरिवेटिव्स पढ़ते हो। तो अगर x हमारी पोजीशन है और हम पोजीशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं, इसको हम d बाई डी टी से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ चेंज को हम d बाई डी टी से, डेरिवेटिव्स की भी यही नोटेशन है, वो मैं आगे बताती हूँ कि dx बाई डी टी जब हम करते हैं तो वो हमारी किसके इक्वल आ जाती है? वेलोसिटी के इक्वल। v को हम वेलोसिटी बोलते हैं। अब अगर उसी वेलोसिटी का हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फिर से विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन। आपने देखा है कि जब भी हम रिलेशन बनाते हैं डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो हमारी स्पीड या वेलोसिटी के इक्वल आती है, और वैसे जब वेलोसिटी अपॉन टाइम करते हैं तो वो एक्सेलरेशन आती है ये क्या? ये रेट ऑफ चेंज है कि x की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स है उसमें हम ये बात करते हैं कि हमारा फंक्शन डोमेन की वैल्यूज के हिसाब से कितना और कैसे चेंज हो रहा है। अब जो हम डेरिवेटिव्स होते हैं इनको डिनोट कर सकते हैं थ्री डिफरेंट वेज से। या तो हम इसको लिख सकते हैं डी एफ एक्स बाई डी एक्स, मतलब फंक्शन का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स डोमेन। या फिर हम इसको सिंपली लिख सकते हैं डी एफ बाई डी एक्स, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं एफ डैश एक्स। डैश का मतलब आप समझ जाइए कि ये डेरिवेटिव की बात हो रही है। मोस्ट इजी फॉर्म हमें ये रहती है, कई बार हम डी एफ बाई डी एक्स भी यूज करते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारी ही नोटेशंस है डेरिवेटिव्स को डिनोट करने के लिए। उसके बाद अगर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी जाती है क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं उसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। एक्चुअली हमें क्या करना होता है, इसको डेरिवेटिव निकाल के उस वैल्यू को पुट करना होता है जो हमें एक्स की वैल्यू दे रखी होती है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर हमें उसको डिनोट करना होता है अपने क्वेश्चन में, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हम ये एक लाइन लगा के बता सकते हैं कि हमें x की वैल्यू a दे रखी है जिसपे हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, या फिर ब्रैकेट में डाल के x इज इक्वल टू a। जब हम डैश वाली रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं तो हम x को रिप्लेस कर देते हैं a के साथ। इसके बाद आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जो आपका 11th क्लास के मैथमेटिक्स में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जो है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। एक्चुअली ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है इसी से सारे फॉर्मूलाज डिराइव किए गए हैं जो हम डेरिवेटिव्स के यूज करते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बाद में करके बताऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव हमें बताता क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव हमें बोलता है कि एफ डैश ए मतलब डेरिवेटिव ही निकालना है। वो किसके इक्वल होता है? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। हमने लिमिट्स पढ़ा था, और लिमिट जो है वो कहाँ जा रही है? एच को जीरो पे लेके जा रही है। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये है इसकी डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। देखिए अगर हम ग्राफिकली बनाते हैं, मैंने आपको बोला था एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी डोमेन रहती है और वाई एक्सिस के अलोंग हमारी रेंज रहती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये मेरी एक पोजीशन चेंज कर रहा है, कोई पार्टिकल मेरी पोजीशन चेंज करते हुए इस कर्व के अलोंग जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे निकालना है कि वो अपनी पोजीशन कैसे चेंज कर रहा है और कितनी चेंज कर रहा है। वो निकालने के लिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया x इज इक्वल टू ए, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट ले लिया x इज इक्वल टू ए। यहाँ से बिल्कुल नजदीक वाला एक पॉइंट मुझे उठाना है कि वो अपने दूसरे पॉइंट तक कितना चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे अगर ग्राफिकली शो करने के लिए आपको विजिबल हो तो मैंने थोड़ा सा दूर ले लिया ये पॉइंट और इसको नाम दे दिया a प्लस एच। ए पॉइंट से ए प्लस एच पॉइंट तक कितना वो फंक्शन चेंज हुआ ये निकालने के लिए मैंने x
एक पोजीशन ले ली ए और दूसरी ले ली a प्लस एच। अब h इतना छोटा है कि h की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 0 को। h हमेशा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेना है, बहुत छोटा लेना है। बहुत छोटे डिस्टेंस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं ताकि हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच तक उसने कितना रेट ऑफ चेंज किया फंक्शन में। अब अगर यहाँ पे तो मैंने x एक्सिस के अलॉन्ग बात की है, तो अगर मुझे फंक्शन की रेंज के अकॉर्डिंग देखना हो, मैंने यहाँ पे बताया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा y एक्सिस के लिए, जब हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए, और x प्लस ए एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच में से एफ ऑफ ए को माइनस करना पड़ेगा, जो कि मैं कर ही रही हूँ जब मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना है। और यहाँ पे स्पेसिफाई आपको ये करना पड़ेगा कि हमारी जो लिमिट है वो h को 0 पे ले जा रही है, क्योंकि h जो है वो बहुत छोटा है कि उसकी वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है। और ये हम कर किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, ये प्रोसेस हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू h। तो ये है इसकी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन। ये है फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट। मैंने यहाँ पे भी बताया था जब हम एक पॉइंट की वैल्यू लेते हैं तो अब हम उसको x इज इक्वल टू a लेते हैं। इन जनरल फॉर्म आप उसको x के साथ डिनोट कर देते हो, और जब आप क्वेश्चंस करते हो वो आप देखते हो कि अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है तो आप पॉइंट के हिसाब से ये वाली डेफिनेशन लगाओगे, अगर आपको जनरली x के फॉर्म में दे रखा है तो आप ये वाली फॉर्म लगाओगे। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी हो कि फर्स्ट प्रिंसिपल को हमने इस डेफिनेशन के साथ यूज करना है। आते हैं आपके डेरिवेटिव्स के कुछ फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने हैं। इनको डिराइव करने के चक्कर में नहीं बैठना है, आपको आएंगे क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने होंगे बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि आपको कैसे सॉल्व करना है। उसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल्स लगा के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिस क्वेश्चन में मेंशन होगा या जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप दूसरे मेथड से नहीं कर सकते हो, उसको आपने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से सॉल्व करना है। वरना इन फॉर्मूलाज को आपको लर्न रखना है, और इन फॉर्मूलाज को कैसे यूज करना है वो मैं अभी आपको बता दूंगी। आपने इन फॉर्मूलाज को डायरेक्ट यूज करना है। उसके बाद हम जब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स देख लेंगे तब आप उन रूल्स के अकॉर्डिंग फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, हमेशा उसका डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल होता है उसका फिर से डेरिवेटिव किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी नंबर आपको वेरिएबल दे रखा है और उसकी कुछ पावर दे रखी है, जैसे x की पावर मान लीजिए 100 दे रखी है आपको, x की पावर 100, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको ओपन करते जाएंगे। अब यहाँ कंपेयर कीजिए तो n की जगह पे क्या है 100, तो n क्या है आगे आ जाएगा 100, और यहाँ पे 100 माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 मतलब जो उसकी पावर थी उसमें से 1 नंबर माइनस हो जाएगा। फिर हम डी बाई डी एक्स कर देंगे उसी वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू उसी के फंक्शन के। तो यहाँ पे आ जाएगा 100, x की पावर 100 माइनस 1 99। अब जब हम एक फंक्शन को उसी के साथ विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है। ये नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिख रखा है कि dx बाई डी एक्स हमेशा किसके इक्वल होता है 1। तो इसको हम 1 लिख भी सकते हैं और चाहो तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100x रेज टू पावर 99। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और सेकंड वाला पॉइंट भी आपको इसी के साथ क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड रूल आपके पास ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, अगर एक कॉन्स्टेंट टर्म का हम डेरिवेटिव करते हैं वो हमेशा 0 आता है। लेकिन देख लेते हैं, अगर आपके पास इस तरह से कोई फंक्शन दे रखा हो कि यहाँ पे आपको 2 का डेरिवेटिव निकालना है, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो जब वेरिएबल नहीं है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल आएगा। आप डायरेक्ट ही देखोगे कि अगर एक कॉन्स्टेंट है तो उसका किसी के साथ भी अगर आप फंक्शन के साथ डेरिवेटिव कर रहे हो तो उसकी वैल्यू 0 लिख दोगे डायरेक्ट। अब अगर आपको कॉन्स्टेंट के साथ कोई फंक्शन भी दे रखा हो तब आपने उसको 0 नहीं कर देना है। जैसे अगर आपको लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, अब कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल भी तो है, तो उसका रूल ये होता है कि आपने कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है और डेरिवेटिव कर देना है वेरिएबल का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। और अभी आपको बताया कि उसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अगर डेरिवेटिव हो रहा हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल का फंक्शन, जो अभी शायद ही आपको कम क्वेश्चंस में देखने को मिले।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो फिर से क्या आ जाता है, ई रेज टू पावर एक्स के इक्वल आ जाता है, और जो भी उसका एक्स होता है उसका हमने फिर से डेरिवेटिव करना होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ई रेज टू पावर 2x, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, अभी मैंने बताया कि वो सेम रह जाता है ई रेज टू पावर एक्स। अब यहाँ पे ई रेज टू पावर 2x है, तो इसका आंसर आ जाएगा ई रेज टू पावर 2x। बट यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, क्योंकि हमें इसके वेरिएबल का फिर से डेरिवेटिव करना है, तो हमारा पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। अभी मैंने बताया कि जब एक कांस्टेंट और फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं और फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2x इंटू टू dx बाई dx, जो कि फिर से क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 ई रेज टू पावर 2x। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और log x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 अपॉन x होता है, और यहाँ पे जो भी आपको वेरिएबल दे रखा होता है उसका जितना भी टाइम्स दे रखा होता है उसको फिर से आपने डेरिवेटिव करना होता है, सेम इसी तरह से। जैसे अगर आपको यहाँ पे log 2x दे रखा होगा तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। फिर से वही रूल कि 2x का डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 2x, जो कि फिर से 1 अपॉन एक्स ही बच जाएगा आपके पास। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स, जो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप इनको याद कर लीजिए। पेपर में हो सकता है आपको इस तरह से आ जाए कि आपको इनको फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ सॉल्व करने के लिए बोला जाए, बट अगर आपको इसका रिजल्ट याद होगा कि डेरिवेटिव करके मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, तभी आप उसको वेरीफाई कर पाओगे कि आपने ठीक किया है या नहीं किया है। तो आप याद कर सकते हो टू टू के सेट्स के हिसाब से कि साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस होता है, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। ये आपने ध्यान रखना है कि जब कॉस का डेरिवेटिव करते हो तो वो माइनस के साथ आता है, माइनस साइन। और tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, और cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब cot के साथ माइनस आएगा, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स है, को सीकेंड स्क्वायर एक्स है, थोड़ा रिलेट कर सकते हैं आप कि tan का इनवर्स होता है cot, तो इसका सीकेंड स्क्वायर है तो इसका को सीकेंड है cot को, तो इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं फॉर्मूला को याद करने के लिए। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स tan x, और कोसेकेंड एक्स का होता है माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स। तो यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हो कि सीकेंड के साथ मेरा tan आ रहा है, जब मेरे को tan और सीकेंड का रिलेशन है, कोसेकेंड के साथ कॉट आ रहा है। और ये ध्यान रखना है कि सी वाले जो है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो भी सी वाले डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कॉस का, तो उसमें भी माइनस आ रहा है उसके रिजल्ट में, कॉट के रिजल्ट में भी माइनस आ रहा है, और कोसेकेंड के रिजल्ट में भी माइनस आ रहा है, जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये थे फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। हमारे पास आता है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, जो आप बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करोगे डेरिवेटिव्स निकालने के लिए। तो सबसे पहला रूल है, इसमें हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए यूवी की फॉर्म में लिख लेते हैं, ताकि हमारे पास इजी रहे फॉर्मूला को याद रखना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, मतलब दो अलग अलग फंक्शंस हैं, उनका सम हो तो उसका डेरिवेटिव हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि उनका इंडिविजुअल सम लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें 2x प्लस 3/4 का डी बाई डी एक्स निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो क्योंकि साइन प्लस का है और दो अलग अलग फंक्शंस है, तो हम इनको सेपरेट करके इनका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x निकाल सकते हैं प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3/4। अब आपको बताया था कि जब एक कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है और dx बाई dx हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ही क्या रहता है 0, तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि dx बाई dx बता चुकी हूँ 1 के इक्वल होता है, तो आपका डेरिवेटिव जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा। अब अगर आपके पास दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में दे रखे हो, तब उनकी डेरिवेटिव्स भी आप सेपरेटली फंक्शंस को अलग अलग करके उनका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। जैसे कि एग्जांपल में है कि 7x स्क्वायर माइनस 4x का आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 7x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। अब दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या होगा, 7 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स। अब यहाँ पे लगेगा x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला, वो क्या हो जाएगा, जो n है वो आगे आ जाएगा, मतलब 2 आगे आ जाएगा, और x में से हम 1 माइनस कर देंगे, जो कि आ जाएगा 2 माइनस 1। उसके बाद dx बाई डी एक्स माइनस 4, dx बाई डी एक्स तो 1 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 14x dx बाई डी एक्स
1 हो जाएगा, 14x-4 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अगले वाले जो दोनों है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होते हैं, तो इनको ध्यान से समझना है आपने। अगर दो फंक्शंस आपके पास प्रोडक्ट में है तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो इसमें क्या होता है कि हम जब डेरिवेटिव करते हैं तो इसको सीधा प्रोडक्ट में जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया वैसे नहीं होता है, थोड़ा सा रूल में डिफरेंस है। क्या होता है कि इसको अगर हम फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं और इसको हम सेकेंड फंक्शन बोलते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी यू बाई डी एक्स, और v को एज इट इज रख लेते हैं, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रख लेते हैं, साइन डालते हैं बीच में प्लस का, और सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं और डेरिवेटिव कर देते हैं सेकेंड फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है x sin x, तो x इसमें फर्स्ट फंक्शन है और sin x इसमें सेकेंड फंक्शन है। सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, मतलब कि x का, और sin x को एज इट इज लिख देंगे, प्लस अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे जो कि था x, और डेरिवेटिव कर देंगे sin x का। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, dx बाई डी एक्स तो 1 होता है, तो ये आ जाएगा sin x प्लस x एज इट इज, और sin x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है cos x, तो ये इसका आंसर आ जाएगा sin x प्लस x cos x। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वोशिएंट रूल, जो कि फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जब हमें डेरिवेटिव निकालना होता है रैशनल टर्म का जो u अपॉन v की फॉर्म में दे रखी होती है, तो हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, पहले तो नीचे ही उसके डिनोमिनेटर में ही उसका स्क्वायर कर देंगे, और ऊपर लगाएंगे बिल्कुल प्रोडक्ट रूल जैसा ही फॉर्मूला, बट साइन कौन सा यूज करेंगे, माइनस का। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे और नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रख देंगे, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह से करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है डी बाई डी एक्स ऑफ tan x अपॉन x। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को तो एज इट इज लिख देंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देंगे। आई थिंक इधर करती हूँ तो विजिबल होगा। tan x अपॉन x मैंने एग्जांपल ली है, तो अपॉन में आ जाएगा x स्क्वायर। अब मुझे डेरिवेटिव करना है ऊपर वाली टर्म का, ऊपर क्या है मेरे पास tan x, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, और साथ में x एज इट इज माइनस। अब माइनस का ध्यान रखना है कि इसमें माइनस लगेगा। अब tan x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा tan x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x माइनस tan x। अब dx बाई डी एक्स तो 1 ही होता है, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर। तो इस तरह से आपने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स को लर्न रखना है और इनका यूज करना, देखना है कि किस क्वेश्चन में कैसे आप इनका यूज कर सकते हैं। में मैं आपको एक एग्जांपल करवा रही हूँ जिसमें आपको यूज करना है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही यूज करोगे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो मैं एक एग्जाम्पल सॉल्व करवा रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अगर हमें एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स का हमें डेरिवेटिव निकालना है, हमें पता है कि साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, cos x के, मतलब f डैश x जो है हमारा cos x के इक्वल आना चाहिए, पर हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है कि हमें यूज करना है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स की, जो कि थी f डैश x इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें लिखनी है, वो ये है कि लिमिट जो है वो हमारी h अप्रोच करवा रही है 0 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। उसके बाद हमने लिखा f डैश x। अब हमें f ऑफ x तो दे रखा है sin x, दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, f ऑफ x प्लस h। तो इसको आप चाहे तो यहीं पे चेंज कर लेना, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ पे लिख सकते हो एक बार x प्लस h। आपको x को रिप्लेस कर देना है x प्लस h के साथ। ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन आए जिसको आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स पे करना है, आपको जो भी आपका फंक्शन दे रखा हो उसमें x को रिप्लेस कर देना है x प्लस h के साथ, यहाँ पे पुट करने के लिए। अब ये नई फॉर्म बन गई मेरी साइन x प्लस h, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h माइनस साइन x अपॉन h। अब यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला, जो आपको याद होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास हमने जब हमने ट्रिग्नोमेट्री की थी तो उसमें हमने फॉर्मूलास याद किए थे। तो अब यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, जो कि किसके इक्वल होता है, 2 cos लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइन ए माइनस साइन बी जो होता है वो होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 के इक्वल। यहाँ से देख सकते हैं कि हमने कहाँ लगाना है 2 cos a प्लस बी एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2 अपॉन एच। इसके बाद आता है लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos 2x प्लस एच अपॉन 2 साइन, यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, साइन h बाई 2 हमारे पास बच जाएगा अपॉन h। यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस एच बाई 2 साइन h प्लस 2 अपॉन h। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बता रही हूँ अभी, आप नोट करिएगा कि अगर हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 हो और साइन x अपॉन x, मतलब अगर साइन x के अपॉन ही उसकी एंगल की वैल्यू पड़ी हो तो वो हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है। ये बात आपने याद रखनी है, ये प्रूव्ड है, इसको हमें नहीं देखना है कि कहाँ से प्रूफ आया है, बट आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको यूज करना पड़ेगा कि जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, अगर साइन एक्स पढ़ा है उसके एंगल की वैल्यू हमारे पर नीचे दिखाई दे रही है तो वो जो है, और एच हमारा 0 को अप्रोच करता होना चाहिए तो उसकी वैल्यू 1 की इक्वल आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास साइन h बाई 2 है और नीचे h है, हमें चाहिए कि यहाँ पे एंगल क्या है h बाई 2, तो यहाँ पे भी हमें h बाई 2 चाहिए, तो ये 2 है ना फालतू, इसको हम यूज कर लेते हैं नीचे। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2 अपॉन h अपॉन 2। अब हम लिमिट्स को अलग अलग करके लिख देते हैं, इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस h बाई 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। अब ये वाली पूरी वैल्यू तो 1 हो जाएगी इस रूल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस h बाई 2, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम h की वैल्यू को अप्रोच करवा देंगे 0 पे, जब हमने यहाँ पे 0 पुट करवा देंगे इसको तो ये बन जाएगा लिमिट, और जब हम लिमिट पुट करवाते हैं तो हम आगे लिमिट नहीं लिखते हैं, अब हम सीधा लिखेंगे cos x प्लस 0, क्योंकि h को जब हम 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, cos x के इक्वल। तो इस तरह से आप फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके आप बता सकते हैं कि जो हमारा आंसर है, कोई किसी भी मतलब फंक्शन का जो डेरिवेटिव है आप निकाल सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं अपने दूसरे रूल से या फॉर्मूला से जहां पे आपने इनको लर्न कर रखा है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो cos x आता है। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे निकाल सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।